नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं डॉक्टर कामना सरकार आप सबका स्वागत करती हूँ। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ और सकुशल होंगे। तो साथियों, हमारे इस मुख्य चैनल का जो मुख्य उद्देश्य है वो है आप सबको अपने देश के कानून के बारे में कुछ जानकारी देना। और मुझे उम्मीद है और आप सब लोगों के जैसे कमेंट्स आए हैं उससे मैं काफ़ी उत्साहित हुई हूँ। और मुझे लगता है कि मैं इस दिशा में थोड़ा अभी जो मैंने शुरुआत किया है मैं और आगे चलूँगी, अगर मुझे आपका साथ और सहयोग इसी प्रकार मिलता रहे। तो आगे बढ़ते हैं साथियों। हमने लास्ट टाइम जो विषय अपना चुना था वो था वसीयत। अपने जो वसीयत हमारे इंडियन सक्सेशन एक्ट में प्रोवाइडेड है, हमारे भारत के कानून का एक हिस्सा है। और ये बहुत सिंपलेस्ट तरीका है आपको अपनी चल और अचल संपत्ति को ट्रांसफ़र करने का, जिस किसी के फेवर में आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो वसीयत इज़ अ सिंपलेस्ट सिस्टम है जिसके थ्रू आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पिछले हफ्ते हमने जाना कि वसीयत के कौन कौन से अभिन्न पात्र होते हैं और वसीयत क्यों करनी चाहिए। तो आज हम उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और हम ये जानना चाहेंगे कि वसीयत को कैसे हम बनाएं उसको। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि जिस समय हम वसीयत जो भी लिखते हैं, जो भी टेस्टेटर होता है जो वसीयत लिखता है, और चूँकि जैसा हमने बताया था कि उसका साउंड माइंड होना, उसका स्वतंत्र विचार रखना, उसको निरपेक्ष रूप से जो वसीयत उस लिखना बहुत ज़रूरी है। वसीयत किसी भी तरीके के पेपर पे लिखा जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई कोर्ट पेपर या स्टैम्प पेपर हो। ये प्लेन पेपर के ऊपर भी लिखा जा सकता है, ये हैंड रिटन हो सकता है, ये टाइप्ड भी हो सकता है। पर जो टाइप्ड या इलेक्ट्रॉनिकली जो बनाई जाती है वसीयत, उसमें इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि वो सीक्रेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी पूरी तरह मेंटेन हो, किसी दूसरे के हाथ में उसकी कोई कॉपी नहीं जानी चाहिए। इसीलिए जो रिकॉर्ड अगर रहता भी है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, अगर वो आपका इंडिविजुअल का जो टेस्टेटर है उसका अपना सिस्टम है तो ठीक है, बट अदरवाइज़ एडवाइजेबल है कि उसमें से उस रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया जाए। सो टेस्टेटर जब वसीयत की शुरुआत करता है तो सबसे पहला पोर्शन होता है उसको अपनी डिटेल देना कि वो कौन है, उसका नाम क्या है, उसका आयु क्या है, वो क्या व्यवसाय करता है, वो कहाँ रहता है, उसका एड्रेस। उसके बाद उसको अपना डिटेल जो देना है वो अपने स्पाउस का डिटेल देना है, उनकी आयु क्या है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनका नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है। उसके पश्चात उसको अपने सारे जो भी लीगल कानूनी उत्तराधिकारी हैं उनका डिटेल देना ज़रूरी है, जिनके के फेवर में वो उस प्रॉपर्टी को बंटवारा करने जा रहा है और जो किसी न किसी तरीके से उस विल का एक हिस्सा बनने वाले हैं, उन सब का डिटेल देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है या पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन, तो जैसा मैंने लास्ट टाइम बताया था कि विल के साथ एक अटैच्ड हो जाना चाहिए, और लेकिन उसको शॉर्ट में जो है विल में लाना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ पे स्थित है और कितनी कितनी उसकी वैल्यूएशन अगर दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ख़ास तौर से जो अचल संपत्ति, जो चल संपत्ति है, उसका तो ब्यौरा आराम से दिया जा सकता है। अब आता है विल का जो महत्वपूर्ण पोर्शन है, वो ये कि टेस्टेटर को अपना डिक्लेरेशन देना है कि ये मैं अपने संपत्ति को अपने उत्तराधिकारियों के बीच में विभाजित करना मेरा अपना स्वतंत्र निर्णय है और मैं स्वेच्छा से इसको कर रहा हूँ, मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। इस डिक्लेरेशन के साथ वो नीचे अपनी प्रॉपर्टी को जिस भी प्रकार से विभाजित करना है उसका डिटेल दे सकता है। तो प्रॉपर्टी डिटेल देने उत्तराधिकारियों के अलावा अगर वो किसी और के पक्ष में भी प्रॉपर्टी को विभाजित करना चाहता है या कोई एक शेयर देना चाहता है तो उसका भी वो डिटेल यहाँ पे दे सकता है। इसके अलावा कई बार हमने देखा है कि बहुत बार किसी वजह से परिवार का कोई सदस्य निष्कासित कर दिया जाता है परिवार से, और ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि उसका अपने पारिवारिक या पैतृक संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होगा। तो अगर इस तरीके का कोई सदस्य है तो उसका भी विवरण देना बहुत ज़रूरी है, ताकि किसी स्टेज पर अगर इस विल को चैलेंज करता है वो व्यक्ति, तो क्या वजह है, क्यों उनको प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया गया है, नहीं दिया गया है, वो सारा कारण उसमें देना ज़रूरी होता है। टेस्टेटर को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो प्रॉपर्टी को बराबर सारे उत्तराधिकारियों में बांट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन कई बार ये क्या होता है कि किसी एक के पक्ष में ज़्यादा देता है, किसी एक के पक्ष में कम। तो अगर ऐसा कुछ है तो दोनों ही केस में उसको उनकी रीज़निंग देना बहुत ज़रूरी है कि वो किसी को ज़्यादा क्यों दे रहा है, किसी को कम क्यों दे रहा है। तो ये चीज़ें अपनी विल में बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इसके बाद में वो अपना साइन करेगा विल को, और सिग्नेचर उसके जो होंगे वो 2 विटनेस के सामने होंगे। विटनेस उसके सिग्नेचर को सत्यापित करेंगे और उसके बाद डॉक्टर उसकी मानसिक और शारीरिक अवस्था, मतलब ये विल वो अपनी स्वेच्छा से अपने साउंड मेंटल स्टेट में बना रहा है और वो साइन करने में पूरी तरह सक्षम है, फिज़िकली वो सक्षम है, तो ये डॉक्टर का सर्टिफिकेट उस विल के साथ अटैच होगा। तो ये इस तरीके से एक बिल तैयार हो जाती है। और उसके बाद ये होता है, वैसे तो विल को रजिस्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर इसको रजिस्टर करा लिया जाए तो उसके फ़ायदे अनगिनत होंगे, क्योंकि विल अगर किसी स्टेज पे विवादित होती है या इसको कोर्ट में लाया जाता है तो रजिस्टर्ड विल जो है एक अपनी ऑथेंटिसिटी खुद ही प्रूव करती है। उसमें कोई गुंजाइश नहीं रहती है किसी को, कोई अगर एलिगेशन लगा रहा है कि फ्रॉड है या गलत बनाई गई है, फोर्स्ड है, कुछ है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं अगर ये रजिस्टर्ड विल है तो काफ़ी हद तक इसको कोर्ट का सहारा मिल जाता है। इसके अलावा कई बारी विल को जब डिस्प्यूट में आती है, कोई पारिवारिक सदस्य उसे डिस्प्यूट करते हैं, तो अब उस समय विल से संबंधित प्रोबेट की डिमांड होती है, क्योंकि डिस्प्यूट होता है कोर्ट में और कोर्ट डिमांड करता है कि विल का प्रोबेट होना ज़रूरी है। प्रोबेट का मतलब है कि अगर विल में जो भी प्रॉपर्टीज़, ख़ास तौर से जो अचल प्रॉपर्टी है, वो कोर्ट के सामने पूरा डिटेल आता है। कोर्ट के सामने उस विल से संबंधित लोगों के जो ऑब्जेक्शन होते हैं वो आते हैं और कोर्ट फिर बेस्ड ऑन गवाह है, डॉक्टर का सर्टिफिकेट है, वो सारे बेसिस पे डिसाइड करती है कि ये विल ऑथेंटिक है या नहीं। ऑथेंटिक होती है तो कोर्ट उसे प्रोबेट कर देती है। उसके बाद इस विल के चैलेंज होने पे भी इसको निरस्त करने के चांसेस बिल्कुल नील हो जाते हैं। ये विल पक्की विल मानी जाती है। और ये तो बात पता ही है साथियों सभी को कि विल हमेशा टेस्टेटर के इस दुनिया से जाने के बाद ही प्रभाव में आती है। तो ये सारी चीज़ें अगर टेस्टेटर पहले ही ध्यान रखता है, रजिस्टर करा लेता है या प्रोबेट अगर कराता है, ख़ास तौर से वो अचल संपत्तियां जो कि मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में स्थित हैं, वहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है कि विल को प्रोबेट कराया जाए, क्योंकि इस प्रोबेट होने से क्या होता है, वो प्रॉपर्टीज़ को बेनिफिशरीज़ के नाम पे ट्रांसफ़र होने में या आगे फर्दर उसको ट्रांसफ़र करने में, किसी भी तरीके से डिस्पोज ऑफ करना है, उसमें कोई प्रॉब्लम फिर नहीं रहती है। एक और चीज़ है कि विल को कभी भी चेंज कर सकता है टेस्टेटर। ऐसा नहीं है कि एक बार उसने बना दिया बस वो ख़त्म हो गया, उसको आगे वो टच नहीं कर सकता है, नो। हालांकि विल एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी तो टेस्टेटर ही मेंटेन करेगा, वही कॉन्फिडेंस अपने पास रखते हुए अगर वो किसी भी स्थिति में उसे कुछ चेंज करना चाहता है तो वो कर सकता है। नंबर ऑफ़ टाइम्स ही कैन डू इट, नंबर ऑफ़ टाइम्स ही कैन गेट इट रजिस्टर्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी अगर आने वाले समय में वो देख रहा है कि उसकी प्रॉपर्टी में कहीं कुछ और इजाफा होने जा रहा है, कुछ और एडिशन हो रहा है या डिलीशन हो रहा है, या फॉर दैट मैटर पारिवारिक सदस्यों की स्थिति में अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि विल में चेंज की आवश्यकता है, तो टेस्टेटर उस विल को कभी भी चेंज कर सकता है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल इसमें ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकता है। हाँ, लेकिन उसको इस चेंज के बारे में जब वो चेंज विल बनाता है तो अपने पुराने विल का डिस्क्रिप्शन देना बहुत ज़रूरी है। उसमें ये लिखना, डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी है कि उसकी पुरानी सभी विल को निरस्त करते हुए ये एक आज की डेट में वो एक नई विल बना रहा है। ये डिक्लेरेशन आना बहुत ज़रूरी है ताकि कहीं कोई कन्फ्यूज़न ना रहे उसमें। एक और भी चीज़ है दोस्तों, अगर प्रॉपर्टी बहुत है, एक विल से नहीं उसको विभाजित किया जा सकता है, तो देयर कैन बी 2-3 विल ऑल्सो, एक से ज़्यादा भी विल बन सकती हैं। लेकिन ये चीज़ का ध्यान टेस्टेटर को रखना है कि वो हर एक विल का डिटेल जो है प्रत्येक विल में आए, ताकि हर कोई विल जो है आइसोलेशन में ना पड़ी जाए। वो विल जो है सबके साथ, वो विल आपस में 3 हैं या 4 हैं, जितनी भी विल हैं वो सब एक साथ पढ़ी जा सके।
प्रॉपर्टी के जब विल बनाई गई है तो एग्जीक्यूटर का डिटेल देना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जीक्यूटर ही वो व्यक्ति है जो कि व्यक्ति टेस्टेटर के जाने के बाद वो विल को निकालेगा, पारिवारिक सदस्यों के सामने उसको ओपन करेगा। विल एक सील बंद लिफाफे में होती है, वो ओपन करेगा, वो पढ़ेगा और वो ही प्रॉपर्टी के डिवीज़न को एक्सप्लेन करेगा सारे सदस्यों के बीच में। और जहाँ जिसको ज़रूरत होगी प्रॉपर्टीज़ अपने हिस्से को अपने नाम पे ट्रांसफ़र कराने की, वहाँ एग्जीक्यूटर उन सब की मदद करेगा। तो ये एग्जीक्यूटर का बहुत अहम रोल है विल को एग्जीक्यूट करने में जो है। तो साथियों, ये चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। तो ये अब मुझे आशा है कि आप सबको क्लैरिटी हो गई होगी कि विल क्या होता है और इससे प्रॉपर्टी कितनी आसानी से ट्रांसफ़र की जा सकती है और बिना किसी हेज़ल के, बिना किसी पारिवारिक मतभेद के परिवार के सदस्य हैप्पीली अपनी पैतृक संपत्ति को आपस में एंजॉय कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस विषय में मैं आज यहीं समाप्त करती हूँ और अगले सप्ताह में एक नए विषय के साथ मिलूँगी। इस बीच में आपको अगर किसी प्रकार की कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, अपने कमेंट्स देंगे और अपना सब्सक्रिप्शन कंटिन्यूअसली बनाए रखेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।